है ना, तो कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं बच्चे। एंड नॉन स्टेटर एज अ सिग्निफिकेंट प्लेयर बच्चे, अकॉर्डिंग टू लिबरलिज्म जो नॉन स्टेट एक्टर हैं बच्चे उनका इंपॉर्टेंस बढ़ेगा बच्चे, जैसे डब्ल्यूटीओ का इंपॉर्टेंस बढ़ेगा, आईएमएफ का इंपॉर्टेंस बढ़ेगा, यूएन का इंपॉर्टेंस बढ़ता है अकॉर्डिंग टू लिबरलिज्म। इनका मानना है कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये कन्फ्लिक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, इनमें कैपेबिलिटीज होती है इनमें इन चीजों को। नेक्स्ट तुम देखोगे बच्चे मार्क्सिज्म की, तो वैसे आईआर में कोई थ्योरी नहीं है बच्चे, लेकिन मार्क्सिज्म अप्रोच के थ्रू हम लोग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को स्टडीज करते हैं बच्चे। मतलब मार्क्सिज्म से ये पूछा जाए भाई कि ये बता कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में देश लड़ क्यों रहा है, कहेगा इकोनॉमिकल फैक्टर है भाई। ठीक है, मेन रीजन झगड़े का क्या है, इकोनॉमी है। वो इकोनॉमी को ही बोलता है कि इकोनॉमी इज द मेन फैक्टर ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो वो इकोनॉमी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा बच्चे। ठीक है ना, इकोनॉमिकल जो है फैक्टर, यानी जो बेस यानी इकोनॉमी में जो कंट्री ज्यादा पावरफुल होंगी वो अपने तरीके से ग्लोबल पॉलिटिक्स को चलाती हैं बच्चे, और चलती भी हैं। तो दूसरी जो कंट्रीज हैं उन्हें उन्हीं के अकॉर्डिंग करना पड़ता है, तो फिर वो फॉर्म ऑफ द कन्फ्लिक्ट होता है बच्चे। ठीक है, दूसरी चीजें हेजोमोनी भी होगी, जैसे कल्चरल हेजोमोनी जो है वो फॉर्म की जाती है बच्चे फॉर एक्सप्लॉइटेशन। नियो कॉलोनियलिज्म का जो मॉडल आ चुका है जहां पे हम लोग चेक डिप्लोमेसीज के थ्रू दूसरे कंट्रीज को अपने कंट्रोल में लेते हैं और फिर उनका एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, जैसे चाइना श्रीलंका का कर रहा है बच्चे, पाकिस्तान का करेगा। तो दिस इज द हेजोमोनी, एक तरह की हेजोमोनी ही है बच्चे। पहले कॉलोनीज फॉर्म करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती थी, एक बड़ी डिफेंस होनी चाहिए, बड़ी एक आर्मी होनी चाहिए। आज कल्चरल हेजोमोनी का जमाना है, आप चेक दीजिए, पैसा दीजिए, तुरंत वो कंट्रीज आपके कंट्रोल में आ जाएगा। फिर उस कंट्री के साथ जैसे आपको ट्रीट करना है, जैसे उसको यूज करना है, वैसे आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं बच्चे। तो ये चीजें हैं बच्चे। इसी में तुम नीचे आओगे बच्चे तो हैंस मार्गेनथाउस की बुक जो है बच्चे, पॉलिटिकल अमंग द नेशन, जहाँ पे 6 प्रिंसिपल्स हैं बच्चे। ठीक है ना, तो ये 6 प्रिंसिपल्स भी पेपर में पूछ लिए जाते हैं बच्चे, यानी पॉलिटिक्स इज गवर्न बाय द ऑब्जेक्टिव लॉ दैट हैव देयर रूट्स इन अ ह्यूमन नेचर। मतलब पूरी जो पॉलिटिक्स है बच्चे डिपेंड ऑन द ह्यूमन नेचर, ह्यूमन नेचर जैसा होगा वैसा ही इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होगी बच्चे। यानी ह्यूमन नेचर अगर सेल्फिश है तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जितने भी स्टेट हैं बच्चे वो सभी स्टेट क्या है, सेल्फिश हैं बच्चे। ठीक है, क्योंकि हर स्टेट, ह्यूमन का जो नेचर होता है बच्चे ना, ह्यूमन जो होता है बच्चे, ठीक है ना, ह्यूमन नेचर जो होता है वो होता है गेन द पावर। हर ह्यूमन का ये नेचर, वो ज्यादा से ज्यादा पावर गेन करना चाहता है। तो अगर ये ह्यूमन का नेचर है बच्चे, तो किसी भी स्टेट का कैरेक्टरिस्टिक उस स्टेट में रहने वालों से बनता है बच्चे। तो अगर उस स्टेट में सभी सेल्फिश हैं बच्चे तो स्टेट भी सेल्फिश होगा। अब ये चीजें क्या होती हैं, डिसाइड करती हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स को कि ग्लोबल पॉलिटिक्स कैसा है। तो ग्लोबल पॉलिटिक्स में स्टेट का नेचर जो है वो क्या है, सेल्फिश है बच्चे। ठीक है ना, सेकेंड है बच्चे इंटरेस्ट इज अ डिफाइन इन द टर्म ऑफ पावर बच्चे। जो इंटरेस्ट होता है बच्चे उसको हर समय हम पावर के सेंस में ही क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। पावर होगा तो इंटरेस्ट फुलफिल हो जाएगा, पावर नहीं है तो आपके इंटरेस्ट फुलफिल नहीं होंगे, आप कुछ भी कर लें। तो गेन द पावर, आप कुछ भी करिए, आपके पास पावर आना चाहिए इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए बच्चे। ठीक है ना, interest defined in the term of power. Interest defined as a power is an objective category which is universally valid but whose the meaning can change बच्चे। ठीक है ना, ठीक है। इंटरेस्ट जो है बच्चे वो चेंजेबल होते हैं बच्चे, लेकिन ये यूनिवर्सल है कि इंटरेस्ट रहेगा ही रहेगा। हाँ, इंटरेस्ट कुछ भी हो सकता है। जैसे आज इंडिया के लिए नेशनल इंटरेस्ट ये है कि हमें न्यूक्लियर सिक्योरिटी चाहिए बच्चे, या एनर्जी सिक्योरिटी चाहिए, फूड सिक्योरिटी चाहिए बच्चे। ठीक है ना, डिफेंस लेवल पर एक मुझे सिक्योरिटी चाहिए बच्चे। आगे की गवर्नमेंट में कुछ भी हो सकता है बच्चे। ठीक है ना, जैसे अगर देखा जाए अटल बिहारी के टाइम में बच्चे तो हमारे नेशनल इंटरेस्ट क्या था, डिटरेंस द न्यूक्लियर, एक न्यूक्लियर डिटरेंस हमें चाहिए तो हमने उसके लिए काम किया। मोदी गवर्नमेंट में जो नेशनल इंटरेस्ट है बच्चे वो है, ठीक है ना,
लूकिस्ट पॉलिसीज एंड लिंक टू द वेस्ट बच्चे, इस पे हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। फॉर एनर्जी मतलब रीजन जो है वो हमारा क्या एनर्जी, कि जो वेस्ट एशियाइज कंट्री है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंस क्यों है, ठीक है ना, फॉर एनर्जी, वो एनर्जी दे सकते हैं और हमें डेवलप्ड करने के लिए एनर्जी ही चाहिए। अगर मुझे अपनी जीडीपी बढ़ानी है, ठीक है, नेशनल इनकम बढ़ाना है, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बेहतर करना है लोगों का, तो सपोर्ट द एनर्जी सिक्योरिटी, बिना एनर्जी सिक्योरिटीज की चीजें नहीं होंगी, ठीक है। तो ये हमारे लिए नेशनल इंटरेस्ट है। आगे जो गवर्नमेंट आएगी उस समय नेशनल इंटरेस्ट कुछ और हो सकते हैं बच्चे। And universal moral principles cannot be the apply to the action of state in the abstract. The circumstances of time and place must be the considered बच्चे, ठीक है ना। तो जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होती है ना बच्चे, वो मॉरल प्रिंसिपल पे संचालित नहीं होती है बच्चे। जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है बच्चे, ठीक है, रन द नेशनल इंटरेस्ट, पूरी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स रन करती है बच्चे नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर बच्चे। तो नेशनल इंटरेस्ट जो है वो हमारे लिए सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है बच्चे। मॉरलिटीज हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है बच्चे। इसीलिए हमने कहा भैया हमें रोहिंग्या से कोई लेना देना नहीं है, तुम देखो कहाँ जाओगे। इंसानियत तो यही कहती है कि रख ले लो, इनको भी आने दो, रह लेंगे यार, खा लेंगे। ना 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 ना, कहा भाई ये अपना देखें, मैं अपना देखूंगा। तो ये क्या है बच्चे, हमारे नेशनल इंटरेस्ट है। अब मॉरली अगर हुए ना तो नुकसान हमें ही हो जाएगा बच्चे, तो मॉरली क्यों होना। अमेरिका बहुत मॉरली हुआ, अफगानिस्तान में रहा, कहा भाई पागल हो, छोड़ो ये सब, इसी तरह से छोड़ छाड़ के निकल गए। फिर अब कह रहे हैं, अरे तुमने गलत कर दिया। गलत क्या कर दिया, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में रियलिस्टिक्स अप्रोच यही कहती है, जब तक मेरी जरूरतें थी तब तक मैं आपके साथ था, आज मेरी जरूरतें आपसे फुलफिल नहीं हो रहा है तो मैंने आपको छोड़ दिया, इसमें बुरी बात क्या है, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू रियलिस्टिक्स यही होता है। हाँ, जब दूसरी कंट्री करेगी तो फिर तो मैं बोलूंगा कि बुरा है भाई। मैं अगर बुरा किसी के साथ कर रहा हूँ थोड़ी बोलूंगा कि मैं बुरा कर रहा हूँ। दूसरे कर रहा है भाई, बुरा कर रहे हो तुम, खुद मैं बुरा करूं वो बुरा नहीं है, वो अच्छा है। यही रियलिस्टिक अप्रोच है बच्चे। हाँ, ये सही है, अकॉर्डिंग टू सही है बच्चे, इसमें गलत कुछ नहीं है। ठीक है, तुम्हें लगता है कि गलत करके तुम्हारे नेशनल इंटरेस्ट फुलफिल हो रहा है तो राइट है बच्चे। यानी मैकाउली के अकॉर्डिंग क्या है बच्चे, मींस एंड डिफाइन नहीं करेगा कि मींस क्या होने चाहिए। जैसे गांधी क्या कहते हैं, प्योरिटी ऑफ द मींस एंड एंड, कहा इस सिद्धांत पे चलेंगे तो फिर सब कुछ हाथ से निकल जाए। ठीक है, गलत करके भी अगर मेरा मोटिव पूरा हो रहा है ना तो मुझे वो गलत नहीं है, क्योंकि वो मैं काम अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए नहीं कर रहा हूँ बच्चे, वो पूरे लार्ज कंट्री के इंटरेस्ट में किया जा रहा है बच्चे। तो फिर वो राइट है। अगर मैं पर्सनल इंटरेस्ट में करता ना तब फिर हो सकता था कि वो गलत है बच्चे, ठीक है ना। अब मोदी जी ने डिमोटाइजेशन किया, वो लार्ज इंटरेस्ट में, वो पर्सनल इंटरेस्ट में थोड़ी था, तो इसलिए डिमोटाइजेशन सही है भाई। जीएसटी भले वो का वो सही ही है, लार्ज इंटरेस्ट पर देखा जाता है उसका, ठीक है ना। रसिया ने किया तो उसका अपना लार्ज इंटरेस्ट होगा, ठीक है भाई मैं करूंगा। नहीं करूंगा कल को नाटो मेरे सर पे आके खड़ा हो जाएगा, ठीक है। और नाटो अगर मेरे सर पे आकर खड़ा हो गया तो ऑलरेडी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, कल्चरल डिफरेंसेस हैं, इकोनॉमिक राइवलरीज चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा। और कब कॉन्फ्लिक्ट वार में कन्वर्ट हो जाए और वो कब मुझे नुकसान पहुंचा देगा, मेरे पास पे आके मेरे दरवाजे पर मेरा दुश्मन खड़ा हो जाए, ये मुझे अच्छा लगेगा नहीं, तो मारेगा भाई। अब वो तो यूक्रेन को सोचना, वो जल्दी मना कर दे कि भाई मैं नाटो में नहीं जाऊंगा तो छोड़ देंगे। हाँ, तो नहीं करोगे तो वो तो मारेगा आपको, क्योंकि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि वो जानता है कि अगर ये नाटो में आया ना तो पूरी नाटो फोर्सेस रशियन बॉर्डर पे खड़ी हो जाएंगी आके, और फिर उसके लिए सिक्योरिटी चैलेंजेस बढ़ जाएगा बच्चे। अब पता नहीं है ना कि वो फोर्सेस हो सकता है एज अ स्पाई के तौर पे काम करें, जासूसी करेंगी, और इंटरनल प्रॉब्लम तो हर देश में होता है। तो तुम कहोगे हम तो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, और वहां व्लादिमीर पुतिन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके परमानेंट बन चुका है कि प्रेसिडेंट मैं ही रहूंगा। अब तुम वहां पे लागे लगो लोगों का, अंदर जो लोग हैं उनको भड़काने, देखो गलत कर रहा है, तुम समझदार ही नहीं हो रहे, यही आजीवन प्रेसिडेंट रहेंगे, तुम्हारी बनने की इच्छा नहीं है। उसमें से कुछ पागल होंगे जो उसके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे, तो उसका जो इंटरनल
एक स्टेबिलिटीज है ना वो डिस्टर्ब हो सकती है बच्चे, ठीक है ना। और दूसरी चीजें बच्चे, अभी यहाँ पे पूरा एनर्जी नेचुरल गैसेस का सप्लाई यही कर रहा है, तो दूसरे भी तो इसके आके कंपटीटर खड़े हो सकते हैं, तो रसिया को भी तो इकोनॉमिक लॉसेज हो सकता है, अभी तो वही सप्लाई कर रहा है। अगर इन कंट्रियों में कुछ ऐसा हो गया और इन कंट्रीज के पास इस तरह के रिसोर्सेज डेवलप्ड अगर हो जाते हैं, तो इकोनॉमिकल लॉसेज रसिया को भी तो होगा, तो वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा उसको, ठीक है ना। तो इसलिए बच्चे वो तब तक, ठीक है आप मान जाओ तो अच्छी बात है, और वो भी नहीं चाहता है कि पूरा खत्म हो जाए यूक्रेन, कुछ बचे ही ना, खत्म हो गया और फिर यूक्रेन में बनाना भी तो पड़ेगा ना सब कुछ, तो उतनी चीजें डिस्ट्रॉय की जाए जो कुछ बच ही रहे हैं। तब देखो कब तक ये चीजें चलती हैं बच्चे, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। क्लियर है, समझ में आ रही है ना चीज। एंड नेक्स्ट है बच्चे मॉरल लॉ दैट गवर्न द यूनिवर्स आर डिस्टिंक्ट फॉर द मॉरल ऑन एनी वन नेशन बच्चे, ठीक है ना। ठीक है, तो इसका मतलब यही होता है बच्चे, ठीक है ना, मतलब जो हमने पहले ही डिस्कस किया था बच्चे की, ठीक है ना, कि जो आपका पूरा यूनिवर्स है बच्चे, या जो नेशंस है बच्चे, नॉट गवर्न इन द एथिकल लॉ, इन अ मॉरल लॉ, ठीक है। आपकी जो, चाहे वो लोकल पॉलिटिक्स है या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है बच्चे, वो एथिकल प्रिंसिपल पे गवर्न नहीं होनी चाहिए बच्चे, मॉरलिटीज का यूज नहीं करना है बच्चे, क्या बहुत ज्यादा मॉरल हो गए बच्चे, ठीक है। अगर मॉरल होंगे तो प्रॉब्लम होगा बच्चे। एंड नेक्स्ट है द डिफरेंसेस बिटवीन द पॉलिटिकल रियलिज्म्स एंड द अदर स्कूल इज अ रियल एंड प्रोफाउंड बच्चे, ठीक है ना। ठीक है, तो जो पॉलिटिक्स है बच्चे वो पॉलिटिक्स ही है, जहां भी आप उसको देखेंगे, तो ये थोड़ी सी चीजें तुम लोगों को क्या करनी है, ध्यान में रखनी है बच्चे, जो मार्गेन थाउस के 6 प्रिंसिपल्स हैं बच्चे। क्लियर है बच्चे, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है बच्चे, तो ये 6 प्रिंसिपल से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बच्चे। अब मार्गेनथाउस जो है बच्चे, इनका क्रिटिसिज्म भी होता है बच्चे, तो मार्गेनथाउस को क्रिटिसाइज कौन करता है बच्चे, तो मार्गेनथाउस को क्रिटिसाइज करने में कैनथ वाल्टर्स और रॉबर्ट टक्कर बच्चे, ये दो थिंकर हैं जो मार्गेनथाउस को क्रिटिसाइज करते हैं बच्चे, ठीक है ना। मतलब इनका, और ये लोग जो रॉबर्ट टक्कर हैं और जो कैनथ वाल्टर्स हैं बच्चे, ये मार्गेनथाउस पे आरोप लगाते हैं कि तुमने रियलिज्म्स को ना एनालाइज प्रॉपर तरीके से नहीं किया है, तुमने रियलिज्म्स को प्रॉपर तरीके से एनालाइज नहीं किया। इनके ऊपर आरोप ये लगाया जाता है कि तुम्हारी जो प्रीवियस अजप्शंस थी बच्चे, उनको राइट प्रूफ करने के लिए तुमने रियलिज्म्स का क्या किया है, यूज किया है बच्चे। क्लियर है बच्चे। और दूसरा क्रिटिसिज्म इसलिए भी होता है बच्चे कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में मार्गेनथाउस ने स्टडी इन द कॉन्फ्लिक्ट, उन्होंने सिर्फ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कॉन्फ्लिक्ट को स्टडीज किया है, जबकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉपरेशन दोनों चीजें एग्जिस्ट करती हैं बच्चे, इसलिए कभी भी उसको कंप्लीट स्टडीज नहीं माना जाता है बच्चे। क्लियर है बच्चे। और दूसरी चीजें बच्चे, पीस फॉर्मेशन की बात जो है वो मार्गेनथाउस के थ्रू की जाती है बच्चे, कि पीस फॉर्मेशन होना चाहिए, कैसे पीस लाया जाएगा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, तो उसके लिए कहते हैं फॉर अ पीस क्या होना चाहिए, रिस्ट्रिक्शंस लगाइए, जो कंट्री प्रॉब्लम कर रही है उस कंट्री के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दीजिए, फॉर्म ऑफ द पीस हो गया बच्चे। दूसरा वो कहते हैं कि फॉर्म ऑफ द वर्ल्ड गवर्नमेंट, तो लोग कैसे कहेंगे कि आप रियलिस्टिक हो, ये तो आइडियलिस्ट अप्रोच है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन होता है बच्चे। एंड थर्ड उन्होंने बोला था कि, ठीक है ना, सपोर्ट द डिप्लोमेटिक बच्चे, यानी एक डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन होता है, तो जो रियलिज्म्स है ना बच्चे, वो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए सपोर्ट द डिप्लोमेसीज बच्चे, वो डिप्लोमेसीज को ही सपोर्ट करता है। तो पेपर में अगर क्वेश्चन ये पूछा गया कि अकॉर्डिंग टू रियलिज्म्स, रियलिस्टिक्स अप्रोच, अगर ग्लोबल पॉलिटिक्स में कॉन्फ्लिक्ट है उसके लिए कौन क्या अप्रोच हो सकता है उस कॉन्फ्लिक्ट को कन्वर्ट द पीस के लिए, तो बच्चे वहां पे ऑप्शन में डिप्लोमेटिक मिलेगा, डिप्लोमेट
डिप्लोमेसीज का हमें यूज करना पड़ेगा या फिर पावर ऑफ बैलेंस फॉर्म करना पड़ेगा। यही दोनों चीजें फॉर्म करके आप क्या कर सकते हो, पीस का फॉर्मेशन कर सकते हो बच्चे, पीस आ सकता है। बाकी आपके पास कोई दूसरे तरीके नहीं है बच्चे। लेकिन पीस जो है वो परमानेंट पीस आपको नहीं मिलेगा बच्चे। तो क्लियर है बच्चे। तो यहाँ पे जो चीजें हमने देखी इसमें यही चीजें हमें करना था। तो ये आपका पूरा बच्चे जो मैंने बताया ये आपका क्लासिकल रियलिज्म्स है बच्चे। क्लियर है बच्चे। क्लासिकल रियलिज्म्स में कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं होता। इसके बाद बच्चे इसमें तुम देखोगे बच्चे नियो रियलिज्म्स हैं या जिसको स्ट्रक्चरल रियलिज्म्स भी बोलते हैं बच्चे। ठीक है। है नियो रियलिज्म्स। कौन सा नियो रियलिज्म्स है ना, क्या है नेक्स्ट नंबर में न्यू रियलिज्म्स है ना बच्चे। तो वहाँ पे न्यू रियलिज्म्स के जो प्रोपाउंडर है बच्चे वो कैनेथ वाल्टर्स हैं। और उनकी बुक दो बुक्स हैं बच्चे, द थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड नेक्स्ट है बच्चे मैन द स्टेट एंड वार बच्चे। ठीक है ना। ये बुक मिलेगी तुम्हें बच्चे यहाँ पे। और एक और इसी में हम लोग कंसेप्ट देखते हैं बच्चे, जैसे स्ट्रेटेजिकल रियलिज्म्स जिसको थॉमस सेलिंग ने दिया था। ये गेम थ्योरी में भी थॉमस सेलिंग को हम लोग देखते हैं बच्चे। तो जो स्ट्रेटेजिकल रियलिज्म से मतलब थॉमस सेलिंग जो है ये भी एक तरह से बच्चे मार्गेनथाउस को क्रिटिसाइज करते हैं बच्चे। तो मार्गेनथाउस का जो क्रिटिसिज्म है ना बच्चे वो थॉमस सेलिंग के थ्रू भी किया जाता है बच्चे। थॉमस सेलिंग भी करते हैं बच्चे। ठीक है ना। और स्ट्रेटेजिकल रियलिज्म्स में तुम्हें थॉमस सेलिंग को ध्यान में रखना है बच्चे। स्ट्रक्चरल या फिर न्यू रियलिज्म्स में कैनथ वाल्टर्स हैं बच्चे। ठीक है ना। और इनकी बुक है बच्चे थ्योरी ऑफ द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ठीक है ना। यानी इन्होंने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को स्टडीज करने के लिए बच्चे, या फिर तुम बोल सकते हो कि इन्होंने रियलिज्म्स को एनालाइज करने के लिए सपोर्ट द इंटरनेशनल स्ट्रक्चर बच्चे। उन्होंने क्या क्लास ले रहे थे क्या इंटरनेशनल स्ट्रक्चर का क्या किया जाता है, यूज करते हैं बच्चे। मतलब एनालिटिकल, मतलब रियलिज्म्स को एनालाइज करने के लिए इन्होंने इंटरनेशनल स्ट्रक्चर की इंटरनेशनल स्ट्रक्चर का हेल्प लिया है बच्चे। इंटरनेशनल स्ट्रक्चर के थ्रू इन्होंने रियलिज्म्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है बच्चे। मतलब जो नियो रियलिज्म्स है ना बच्चे, ये नियो रियलिज्म्स जो है वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस है बिहेवियरलिज्म से बच्चे एंड सिस्टम थ्योरी से बच्चे। जो डेविड स्टन, ठीक है ना, नहीं जो डेविड स्टन की जो सिस्टम थ्योरी है बच्चे, वो सिस्टम थ्योरी काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है बच्चे नियो रियलिज्म्स या फिर स्ट्रक्चरल रियलिज्म्स को बच्चे। ठीक है ना। यानी इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है बच्चे, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो एनार्किज्म्स है ना बच्चे, उसका रीजन है एब्सेंस ऑफ द इंटरनेशनल स्ट्रक्चर। जो स्ट्रक्चर है उसका एब्सेंस होने के वजह से ही इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या है, एनार्किज्म है बच्चे। क्योंकि वर्ल्ड गवर्नमेंट जैसी कोई भी इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते हैं बच्चे। स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है बच्चे कि कोई भी सिस्टम होते हैं उसके कई पार्ट्स होते हैं, हर पार्ट्स की कुछ अलग अलग ड्यूटीज होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, और वो स्ट्रक्चर उन सभी ड्यूटीज और पार्ट ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को परफॉर्म करके उस प्रॉब्लम्स को क्या करता है, रिसॉल्व करता है बच्चे। दिस इज द इंटरनेशनल स्ट्रक्चर। इसी को इंटरनेशनल स्ट्रक्चर बोलते हैं बच्चे। जैसे स्ट्रक्चर के बेसिस पर किसी सिस्टम को क्या करना, एक्सप्लेन करना बच्चे। तो इन्होंने पूरा का पूरा ये माना कि इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है बच्चे, यानी अगर पूछा ये जाए तुम लोगों से कि अकॉर्डिंग टू कैनथ वाल्टर्स इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का स्ट्रक्चर कैसा है, तो ऑप्शन में तुम लोगों को एनार्किज्म टिक करना है बच्चे।
इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है बच्चे, इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है उसका स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, एनार्किज्म्स है बच्चे। एनार्किज्म्स क्यों है बच्चे? क्योंकि एनार्किज्म्स इसलिए है बच्चे कि नेशन स्टेट के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए कोई ऑथराइज्ड एजेंसीज नहीं है बच्चे। इसीलिए माना जाता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से क्या है, एनार्किज्म्स है बच्चे। समझ में आया एनार्किज्म्स का मतलब? क्योंकि एब्सेंस ऑफ द इंटरनेशनल गवर्नमेंट या, ठीक है ना, एब्सेंस ऑफ द इंटरनेशनल अथॉरिटीज बच्चे, वहां पे कोई भी ऐसी अथॉरिटीज नहीं है बच्चे, ठीक है ना। और एक चीज और भी ध्यान में रखना बच्चे कि इन्होंने भी, कैनथ वाल्टर्स ने भी लगभग मार्गेंथाउ जैसा ही माना है कि इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है वहां पे भी पावर ऑफ द स्ट्रगल है, पावर के लिए ही स्ट्रगल हो रहा है, पावर कन्फ्लिक्ट है। अगर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अगर कन्फ्लिक्ट है, अगर मार्गेंथाउ से पूछोगे कि पावर, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कन्फ्लिक्ट क्यों है, तो वो कहेगा फॉर ऑफ पावर। कैनथ वाल्टर से पूछा जाएगा कि अच्छा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कन्फ्लिक्ट क्यों है, तो वो भी बोलता है कि पावर है, रीजन ऑफ द पावर, पावर है इसके वजह से ही क्या है, कन्फ्लिक्ट है बच्चे, ठीक है ना। और दोनों जो है बच्चे नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल सिक्योरिटीज को दोनों क्या करते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं बच्चे। पावर हम क्यों चाहते हैं, नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए, और पावर मुझे किस लिए चाहिए, नेशनल सिक्योरिटीज के लिए चाहिए। मतलब अपने लोगों को मुझे क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है बच्चे। मतलब इन्होंने पूरा का पूरा नेशन स्टेट के बिहेवियर को स्टडीज करने के लिए बच्चे, नेशन स्टेट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में किस तरह से बिहेवियर करते हैं, इस चीज को समझने के लिए, समझाने के लिए इन्होंने हेल्प लिया है स्ट्रक्चर का बच्चे। इन्होंने स्ट्रक्चर के थ्रू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में नेशन स्टेट के बिहेवियर को एक्सप्लेन किया बच्चे। बस इतना है, तुम्हें ध्यान में रखना है बच्चे। क्लियर है बच्चा? ठीक है, इसमें तुम्हें मिल भी जाएगा वहां पे, जैसे ठीक है ना, जैसे उसमें देखो, वाल्टर्स इज द थ्योरी फोकस द सेंट्रली ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम, ऑन इट्स द इंटरनेशनल यूनिट्स एंड द कॉन्स्टेंसीज एंड द चेंज ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है तुम्हें, ठीक है ना। तो ये नियो रियलिस्टिक्स अप्रोच है बच्चे, और नियो रियलिस्टिक्स अप्रोच के भी दो पार्ट होते हैं बच्चे, ठीक है ना। मतलब उसको तुम डिवाइड कर सकते हो डिफेंसिव्स रियलिज्म्स एंड ऑफेंसिव रियलिज्म्स में बच्चे। जैसे जॉन मसाइमर हैं बच्चे, वो क्या है, ऑफेंसिव्स रियलिज्म्स के अंदर आते हैं बच्चे। और इसी तरह से मास्टर डूनो हैं बच्चे, जो क्या करते हैं, सपोर्ट द डिफेंसिव्स रियलिज्म्स बच्चे, ठीक है ना। डिफेंसिव्स एंड ऑफेंसिव्स रियलिज्म्स बच्चे, मतलब कोई कंट्री है बच्चे, अगर वो अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग कर रही है बच्चे, तो इसका पर्पस ये भी तो हो सकता है कि वो अपनी कंट्रीज को डिफेंड करना चाहती है बच्चे, पर्पस तो ये भी हो सकता है। और कोई कंट्री अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग कर रही है बच्चे, तो उसका पर्पस ऑफेंसिव्स भी हो सकता है बच्चे। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि कोई कंट्री अपनी पावर और स्ट्रेंथ को अगर इंक्रीज कर रही है तो वो किसी दूसरी कंट्री से लड़ना ही चाह रही है। अपने पावर और स्ट्रेंथ को अगर वो कंट्री इंक्रीज कर रही है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो अपने आप को डिफेंड करना चाहती है, अकॉर्डिंग टू द न्यू रियलिज्म। पावर का गेन करने का मतलब ये नहीं कि जैसे हमने एटॉमिक न्यूक्लियर डिटरेंस हमें जो मिला, तो इसका पर्पस मतलब ये थोड़ी हुआ कि मैं दूसरी कंट्रीज को धमकाऊंगा या दूसरी कंट्रीज पर मैं अटैक कर दूंगा। हमारा पर्पस है ये, जो हमने न्यूक्लियर एक डिटरेंस या न्यूक्लियर जो एक मिनिमम डिटरेंस हमें मिला, ये हमने अपने प्रोटेक्शंस के लिए, ये डिफेंसिव रियलिज्म है। अगर मैं अपनी फोर्स को मॉडर्नाइज कर रहा हूँ, ठीक है, अपनी आर्मीज को मॉडर्नाइज कर रहा हूँ, ठीक है ना, अपनी आर्मीज को और अपने डिफेंस को मॉडर्न ट्रेनिंग दे रहा हूं, तो इसका पर्पस ये नहीं है कि मुझे चीन से युद्ध लड़ना है। इसका पर्पस ये है कि कल को अगर चीन मेरे ऊपर हमला करे तो मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाऊं। तो ये डिफेंसिव रियलिज्म्स होता है बच्चे। ऑफेंस का तो मतलब ही होता है बदला ले लो, ठीक है ना। तो दो तरह से होते हैं। डिफेंसिव रियलिज्म्स का मतलब मैं अपनी आर्मी को इसलिए स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ कि मुझे अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करना है बच्चे, ठीक है ना, तो इसको डिफेंसिव।
इनऑफेंसिव रियलिज्म्स करते हैं बच्चे। और अगर मार्गेनहाउस और केनेथ वाल्टर्स ने बोला कि कंपेरिजन्स करिए बच्चे, तो कंपेयर करने का मतलब यहाँ पर यह है बच्चे कि जो रियलिज्म्स है बच्चे, पूरा रियलिज्म्स को एनालाइज किया गया है थ्रू ह्यूमन बिहेवियर। रियलिज्म्स को अगर रियलिज्म्स को जो एनालाइज किया गया बच्चे अकॉर्डिंग टू द मार्गेनहाउस, उन्होंने ह्यूमन बिहेवियर के सपोर्ट से पूरे रियलिज्म्स को एनालाइज किया। केनेथ वाल्टर्स ने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को जो एनालाइज किया है बच्चे, सपोर्ट द स्ट्रक्चर, उन्होंने स्ट्रक्चर के थ्रू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को स्टडीज किया। यही बेसिक डिफरेंसेस है बच्चे रियलिज्म्स एंड न्यू रियलिज्म्स में बच्चे। क्लियर है बच्चे? और इसके बाद थर्ड जो आता है बच्चे, हाँ, और इसमें ध्यान ये रखना है बच्चे कि जो नियो रियलिज्म्स के अजप्शंस हैं बच्चे, वो एजप्शन सारे इन्फ्लुएंस्ड है बच्चे बिहेवियरल, जो बिहेवियरल मूवमेंट हुआ था बच्चे उससे, और जो सिस्टम अप्रोच था बच्चे उससे काफी ज्यादा तुम्हारा नियो रियलिज्म्स जो है वो क्या है, इन्फ्लुएंस्ड है बच्चे। ठीक है ना? और जो नियो रियलिज्म्स है ना बच्चे, वो क्या चाह, उसका पर्पस ये है कि मैं रियलिज्म्स को ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव और ज्यादा से ज्यादा साइंटिफिक बनाया जाए। मतलब एक ऑब्जेक्टिव का मतलब यह है कि जब उस प्रिंसिपल को अप्लाई किया जाए तो मुझे जो रिजल्ट मिलना चाहिए वही रिजल्ट आए बच्चे। तो एकदम एक ऑब्जेक्टिव बनाने के चक्कर में चीजें की गई। हाँ, नहीं वो दूसरा, वो तो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है बच्चे, वो एक, वो तो मार्क्सिस्ट है। नहीं नहीं, वो है वालरस्टीन की वर्ल्ड, टीन की वर्ल्ड सिस्टम, ठीक है। वो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है जो मार्क्सिस्ट अप्रोच पर वो फॉर्म होती है बच्चे। यहाँ जो स्ट्रक्चरल थ्योरी है बच्चे, बेस्ड ऑन द सिस्टम थ्योरी, ये सिस्टम थ्योरी पर बेस्ड है बच्चे। मतलब पॉलिटिकल साइंस में भी कुछ उस तरह के थ्योरीज और प्रिंसिपल्स डेवलप किए जाएं जिस तरह के नेचुरल साइंस में होते हैं, ये अप्लाई करोगे ना तो रिजल्ट एक्यूरेट में। उसी तरीके से अगर मैं रियलिज्म्स के थ्रू या न्यू रियलिज्म्स के थ्रू अगर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को स्टडी करूं ना, तो उसका इंफॉर्मेशन मुझे सेम मिलना चाहिए। मतलब जो तृप्ति ने रिसर्च करके इंफॉर्मेशन निकाला है, अगर उसने अप्रोच में नियो रियलिज्म्स का यूज किया है और मैं भी अगर यूज कर रहा हूं, तो वही चीज मुझे भी मिलना चाहिए। लेकिन ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट में ये पॉसिबल नहीं है बच्चे, क्योंकि चीजें स्टैटिक्स थोड़ी हैं, चेंज होती है। ह्यूमन नेचर में बहुत वेरिएशन है। ठीक है ना? कभी कुछ उसका मूड होगा, कभी कुछ होगा, तो काफी चेंजेस एक देखने को मिलता है। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखना है। और नियो रियलिज्म्स के अकॉर्डिंग जो है बच्चे, जो स्टेट के पास पावर है ना, तो स्टेट के पास जो पावर है वो कई चीजों से मिलकर स्टेट के पास पावर बनता है बच्चे। और क्लासिकल रियलिज्म्स में पावर का मतलब है मिलिट्रीज पावर, और नियो रियलिज्म्स का में अंदर पावर का मतलब यह मिलिट्रीज पावर नहीं है। ये पावर को काफी, ठीक है ना, काफी ब्रॉड लेवल पर उसको एक्सप्लेन किया गया है बच्चे। मतलब पावर का मतलब सिर्फ मिलिट्रीज पावर नहीं होता है जैसा ट्रेडिशनल रियलिज्म्स मानता है। तो न्यू रियलिज्म्स ये भी बोलता है कि पावर का मतलब ये नहीं कि सिर्फ डिफेंस, इकोनॉमिक पावर हो गया, पॉपुलेशंस का बहुत बड़ा होना भी क्या होता है, पावर को रिप्रेजेंट करता है बच्चे। ठीक है ना? और नियो रियलिज्म्स के अकॉर्डिंग जो है बच्चे, इन्होंने जब नियो रियलिज्म्स जब स्टेट बिहेवियर को स्टडीज करना शुरू है कि हर स्टेट फंक्शन कैसे करेगा, तो इसने बोला कि चाहे छोटा स्टेट हो चाहे बड़ा स्टेट हो, सभी स्टेट एक जैसे फंक्शन करते हैं। मतलब हर कंट्री में ना एक डिपार्टमेंट होगा जो फॉरेन पॉलिसीज और नेशनल इंटरेस्ट पे काम कर रहा है बच्चे। हर कंट्रीज में बच्चे, चाहे वो छोटी कंट्रीज हो या बड़ी कंट्री, हर जगह तुम्हें एक डिपार्टमेंट मिल ही जाएगा जो नेशनल इंटरेस्ट और फॉरेन पॉलिसीज पर बैठ के काम कर रहा है बच्चे। तो इसने ये भी बोला कि हर जगह पे और हर स्टेट जो है बच्चे, कुछ चीजें कॉमन होती हैं, चाहे वो एक छोटा स्टेट हो चाहे वो बड़ा स्टेट हो। हर स्टेट के लिए सिक्योरिटीज होती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट होती है बच्चे। तो ये न्यू रियलिज्म्स ने प्रूव किया, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, सभी के लिए सिक्योरिटी जो होगी वो इंपॉर्टेंट हो। और चाहे छोटे स्टेट हो या बड़े स्टेट हो, सभी स्टेटों में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को लेकर लगभग एक जैसा फंक्शन होता है बच्चे। मतलब नेशनल इंटरेस्ट, फॉरेन पॉलिसीज, ये सारी चीजें हर स्टेट में तुम्हें मिलेंगी बच्चे।
तो ये तुम्हारा जो है ना बच्चे, ये क्लासिकल, सॉरी, नियो रियलिज्म है बच्चे। और जब नियो क्लासिकल रियलिज्म में जाओगे तो यहाँ स्वेलर और फरीद जकारिया हैं बच्चे, ठीक है ना। मतलब ये कहते हैं कि अगर हमें रियलिज्म्स को स्टडीज करना है बच्चे, तो डोमेस्टिक फैक्टर को भी क्या करना चाहिए, इंपॉर्टेंस देना चाहिए बच्चे, ठीक है ना। डोमेस्टिक फैक्टर को भी हमें क्या करना है, इंपॉर्टेंस देना है बच्चे, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को स्टडीज करते समय या रियलिज्म्स को जब स्टडीज किया जा रहा है बच्चे, तो वहाँ पे हम डोमेस्टिक फैक्टर को भी क्या करें, इंपॉर्टेंस दें बच्चे। मतलब जो घरेलू राजनीति होती है ना, जो तुम्हारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में जो चीजें हो रही हैं, वो कहीं न कहीं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को प्रभावित करती हैं बच्चे। तो बिना उनको अवॉइड करके अगर आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को स्टडीज कर रहे हो ना, तो एक तरह का इनकम्प्लीट स्टडीज है बच्चे। मतलब उनको भी हमें क्या करना है, इंपॉर्टेंस देना है, जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में चीजें हो रही हैं बच्चे। तो ये इसमें आपके स्वेलर और डोमेस्टिक फैक्टर टू एनालाइज द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बच्चे, तो ये चीजें थोड़ी सी हमारे लिए क्या होती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं बच्चे, ठीक है ना। तो इनको भी आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंस देना है बच्चे, डोमेस्टिक फैक्टर को, ठीक है। अब जैसे नियो क्लासिकल रियलिज्म है बच्चे, ठीक है ना, ये भी स्टेट पर पूरा अपना फोकस करता है बच्चे। मतलब स्टेट को सेंटर में रख के ना पूरा स्टडीज करेगा बच्चे, ठीक है ना। मतलब रियलिज्म्स के लिए भी स्टेट सेंटर्ड अप्रोच है बच्चे, ठीक है। लेकिन स्टेट सेंटर अप्रोच के थ्रू बच्चे ये लोग डोमेस्टिक फैक्टर को भी क्या करते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं बच्चे। अगर जैसे सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच अगर रिलेशन सही नहीं है बच्चे, तो दो कंट्रियों के बीच में जो इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स होते हैं ना, वो भी रिजॉल्व नहीं होंगे बच्चे। जैसे ममता बनर्जी और सेंट्रल गवर्नमेंट में तालमेल ही नहीं बैठता है बच्चे, तो तालमेल नहीं बैठेगा बच्चे, तो तीस्ता रिवर वाटर डिस्प्यूट सॉल्व नहीं होगा बच्चे। तो डोमेस्टिक जो पॉलिटिक्स है ना बच्चे, वो इंटरनेशनल जिसको भी क्या करती है, इफेक्ट करती है। ये ध्यान में रखना है। ये चीजें किसने बताया, नियो क्लासिकल रियलिज्म ने बताया, ठीक है ना, समझ में आया। तो नियो क्लासिकल रियलिज्म से हम लोग स्वेलर और फरीद जकारिया को देखते हैं। अगर बांग्लादेश के साथ हमें रिलेशन अच्छे करने हैं, तो केंद्र सरकार और ममता बनर्जी के बीच रिलेशंस अच्छे होने चाहिए। यानी ममता बनर्जी की जो डिमांड है केंद्र सरकार से, अगर केंद्र सरकार ममता बनर्जी की डिमांड को फुलफिल कर देती है, तो फिर हो सकता है कि ममता बनर्जी केंद्र सरकार के साथ नेगोशिएट करने के लिए रेडी हो जाएं, बांग्लादेश और इंडिया के बीच में जो तीस्ता वाटर डिस्प्यूट है वो है बच्चे। तो ये डोमेस्टिक जो फैक्टर होता है ना बच्चे, जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में जो चीजें चल रही हैं, ये भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को इफेक्ट करती हैं, अकॉर्डिंग टू द नियो क्लासिकल रियलिज्म। तो ये तुम्हारा रियलिज्म था बच्चे, जिसमें हमने तीनों को देख लिया। क्लियर है बच्चे। अब जस्ट इसके अपोजिट अगर कर दोगे ना बच्चे, तो तुम्हारा जो स्टार्ट होता है बच्चे, वो पूरा का पूरा क्या हो जाता है, स्टार्ट, ठीक है ना, आइडियलिज्म। तो वो हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे आइडियलिज्म को नेक्स्ट क्लास में बच्चे, ठीक है। कि फंक्शनलिस्ट थ्योरीज है, कौन सी थ्योरीज है तुम लोग का नोट्स में? हाँ तो ठीक है ना, तो फंक्शनलिज्म कर लेंगे। समझ में आया या नहीं आया, ये चीज समझ में आ गई नोट्स? क्लियर है साक्षी? साक्षी क्लियर है बच्चे?